नाज़रीन, गजा का और फलस्तीन का जो फ्यूचर है वो बड़े ही क्रूशल फेज के अंदर दाखिल हो रहा है। 100 साल जाहिर है ऑलरेडी इस मसले को हो चुके हैं, लेकिन अब भी ये मसला हल होने की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि इजरायली और अमेरिका की जो नई प्लानिंग्स है वो मजीद खुलकर सामने आ रही है और वो इस मसले को और ज्यादा पेचीदा कर रही है। ताजा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक कैसे गजा के 58% एरिया के अंदर जो इजरायली फौज मौजूद है, जिसको इस एग्रीमेंट के फेज 2 के तहत यहां से विड्रॉ करना था, वो यहां से कोई विड्रॉ करने का इरादा नहीं रखती, बल्कि प्लान यह है कि गजा के इस कब्जे को कैसे परमानेंट ऑक्यूपेशन के अंदर जो वो तब्दील किया जाए। तो ये एक ऐसी चीज है, जाहिर है कि वो मसले का हल नहीं है, वो बल्कि मसले को और ज्यादा खराब करने वाली बात है। तो रीजनल कंट्रीज के पास टाइम बहुत थोड़ा है। सीज फायर के नाम के पर फलस्तीनियों के साथ जो किया गया है और उनको ना ही सिक्योरिटी हासिल हो रही है, और आप देखें कि बिल्कुल मलबे के ऊपर वो बैठे हुए हैं, और ऊपर से विंटर जो है वो आ चुका है, जो एड उनके साथ वादा किया गया था वो भी अंदर नहीं जा रही। तो रीजनल कंट्रीज के पास टाइम भी इस वक्त जो है वो बहुत थोड़ा है। तो ये जो नई डिटेल सामने आ रही हैं उनके मंसूबों की और उनकी साजिशों की, वो भी आपके सामने रखेंगे। चाइना जो है वो वेनेजुएला की डायरेक्टली मदद को आ पहुंचा है, और इसी दरमियान चाइना और अमेरिका के दरमियान जो स्पेस वॉर है वो भी इग्नाइट होने जा रही है। और दूसरी तरफ यूरोप जो है वो रैपिडली ऐसे इकदाम उठा रहा है कि अमेरिका से अपनी डिपेंडेंस जो है वो उसको कम किया जाए। अभी यूरोप की जानिब से एक बड़ा इकदाम ये उठाया गया कि वो अपना स्पाई नेटवर्क जो है वो बनाने जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा इकदाम जो है उन्होंने शुरू कर दिए हैं, और इसी दरमियान जो है वो यूरोप चाइना की जो बड़ी कंपनीज हैं उनको भी वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल इस वक्त है, और कई डायमेंशंस हैं। एक तरफ यूरोप में अंदरूनी डिवीजन है, एक तरफ उनकी जंग रशिया के साथ जारी है, जिसमें कुछ ममालिक इस जंग के खिलाफ हैं, कुछ ममालिक इस जंग के हक के अंदर हैं। मिडिल ईस्ट में कुछ ममालिक इजराइल के सपोर्टर हैं, दूसरी तरफ कुछ स्पेन, इस तरह के ममालिक जो आयरलैंड, वो सख्त इसके खिलाफ हैं, और कुछ ममालिक चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, कुछ जो है वो चाइना के खिलाफ यानी एक बाकायदा जंग छेड़ने का, एक नया फ्रंट खोलने का इरादा रखते हैं। उनकी कंपनीज को यहां से निकालने का मतलब यह है कि कोल्ड वॉर बाकायदा शुरू करना चाइना के साथ। तो इस वक्त एक कॉम्प्लेक्स सूरत हाल हो चुकी है, लेकिन तो ओवरऑल जो यूरोपियन इकोनॉमी है उसका डिक्लाइन हो रहा है, और यूरोप के अंदर जो डिवीजन है वो उसमें इजाफा हो रहा है। यानी यूक्रेन पर सबकी पोजीशन एक नहीं है, मिडिल ईस्ट पर सबकी पोजीशन एक नहीं है, चाइना पर सबकी पोजीशन एक नहीं है। तो ये तमाम सूरत हाल जो कम्प्लेक्स मंजरनामा है आपके सामने रखेंगे। गजा से हम आगाज करते हैं। ऑलरेडी वी नो इट कि इजराइल क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है, और कभी भी अमेरिका कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएगा जिसमें फलस्तीनियों की प्रोटेक्शन शामिल हो, फलस्तीनियों की रिकग्निशन शामिल हो, वगैरह। वो बार बार वीटो क्यों करते हैं? तो इसमें कोई डिबेट की जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल अरब वर्ल्ड है जो अमेरिका के ऊपर डिपेंड करती है, उनसे ये उम्मीद रखती है कि वो कोई कुछ करेंगे, और खबरें जरा इस अंदाज में चलती हैं, और अमेरिका इसमें गारंटर है। अमेरिका, ट्रंप बार बार अनाउंस करता है कि उसने इतनी जंगें रुकवा दी हैं, उसने ये कर दिया। सो इस अंदाज में चीजों को पेश किया जाता है। किसी को शक होना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल चीजों को इस अंदाज में पेश किया जाता है कि इजराइल कुछ और है, अमेरिका कुछ और है, अभी इजराइल के इख्तलाफात है अमेरिका से, फलां, ये सारी बातें। लेकिन असल जो बात है कि ताजा तरीन डिटेल्स के मुताबिक कैसे गजा में जो इजरायली फौज है जिसने एग्रीमेंट के तहत विड्रॉ करना था वो विड्रॉ नहीं कर रही, बल्कि अमेरिका और इजराइल इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि कैसे जो 58% है, जो कि बाद में मजीद भी एक्सपैंड हो सकता है, तो उस 58% पीछे बचता क्या है, तो 58% जो है उस पर कब्जे को मुकम्मल किया जाए, परमानेंट ऑक्यूपेशन उसकी कर ली जाए। यानी गजा भी 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाएगा, गजा 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। 58% जब इजराइल में शामिल हो जाएगा, वहां पर रिकंस्ट्रक्शन होगी, वहां पर इजरायली फौज मौजूद रहेगी, और वो जो थोड़ा सा इलाका है बस वो एक मलबे का ढेर बना रहेगा, और इस तरह से यानी वो मुकम्मल कब्जा जब कर लिया जाएगा। कल को आने वाले टाइम में वहां भी अटैक किया जा सकता है। इस वक्त जो नजर आ रहा है कि इंटरनेशनल जो प्रेशर था उसको डिफ्यूज करने के लिए, और इवन अरब गवर्नमेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर था, और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स पर बहुत प्रेशर था, तो इस मसले को लो प्रोफाइल रखने के लिए, आप देखिए कि यह मसला जो है वो दुनिया का अबलीन मसला बन गया था, तो इस मसले को लो प्रोफाइल रखने के लिए बुनियादी गोल वही है, गजा की ऑक्यूपेशन, फलस्तीनियों की एथनिक क्लींजिंग, बुनियादी गोल वही है। लेकिन जरा उसको लो प्रोफाइल रखा जाए, ये नहीं कि पूरी दुनिया में जब मुजाहरे हो रहे हैं, तो ये खतरनाक बात है। टर्किश मीडिया लिख रहा है, स्टालिंग ट्रंप प्लान रेजेस रिस्क ऑफ गाजा पार्टीशन अलोंग हमास इजराइल लाइन। यानी गजा जब वो डिवाइड हो जाएगा उस येलो लाइन के, जो सो कॉल्ड येलो लाइन है, और जिसके बारे में बहुत से जनरल ये लिख चुका है कि इजराइल ने उसको बाकायदा डिग करना, जब वो उसको खोदना शुरू कर दिया है, और कल को वो वहां पर दीवार भी खड़ी कर सकते हैं। तो 2 हिस्सों में गजा जब डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ट्रंप का प्लान आगे नहीं बढ़ रहा है। वैसे तो ये भी कोई आइडियल प्लान नहीं था, लेकिन उसको भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है।
इससे इजरायली फौज का निकलना था, लेकिन वो नहीं निकल रहे हैं और अमेरिका जाहिर है कि इजराइल को पुश नहीं कर रहा क्योंकि उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो येलो लाइन है विल बिकम द एक्चुअल बॉर्डर ऑफ द गाजा इन द कमिंग ईयर्स। ये असली बॉर्डर बन जाएगा, यहां पर वो दीवार खड़ी कर देंगे और इसको सारा शामिल कर लेंगे। और इजराइल जो है वो ना ही वहां से विड्रॉ करने के लिए तैयार है और ना ही वो फलस्तीनी अथॉरिटी को गाजा में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमास ने कहा था कि हम अपनी जो गवर्नेंस है वो किसी और पार्टी के फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने के लिए वो तैयार है। तो सेकंड फेज ऑफ द ट्रंप प्लान, जिसमें गाजा की रिकंस्ट्रक्शन होनी थी, ये जो है वो नहीं हो रहा है, बल्कि कहां पर रिकंस्ट्रक्शन होगी, जहां पर इजराइल का कंट्रोल है। सिर्फ इजरायली कंट्रोल में रिकंस्ट्रक्शन होगी तो इससे उनका कब्जा और ज्यादा यकीनी हो जाएगा। फिर कल को यह भी पॉसिबल है कि फलस्तीनी जो हमास वाले एरिया में रहते हैं वो वहां से निकलकर जहां पर रिकंस्ट्रक्शन हो गई है शायद वहां पर चले जाए, क्योंकि वहां पर तो कोई जिंदगी नहीं है, वहां पर तो कोई जिंदगी नहीं है। मलबे के ढेर पर बैठे हुए, कोई कारोबार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बस आप एड आ रही है, जितनी एक आ रही है वो खा रहे हैं और टेंट्स में, और किसी को टेंट्स भी अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कोई, इसको आप जिंदगी कहेंगे मलबे के ढेर में, और आपका कोई लिविंगहुड नहीं है, आप बस इमदाद के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये तो एक बड़ी खौफनाक कंस्पिरेसी है। जाहिर है कि हमास इसको देख रही है और वो इसको अलाउ नहीं करेगी। अगर इस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती तो आप देखना कि जो इजरायली कंट्रोल एरिया है वहां पर इजराइल जो टनल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो हमास आने वाले दिनों में हमला भी जो है इजराइल पर लॉन्च कर सकती है। अच्छा, ये वही सूरत हाल है जिसको 2 हफ्ते कबल जो है वो कतर ने ये कहा था कि हम एक ऐसी सूरत हाल से खौफजदा हैं कि जिसमें देयर विल बी नो वॉर एंड नो पीस, जंग भी नहीं होगी और पीस भी नहीं होगा। तो एक्चुअली वो यही वाली सूरत हाल है। तो रीजनल कंट्रीज जिसने हमास को गारंटीज दी थी उनको आगे आना चाहिए, और फलस्तीनियों को पहले ही इतना नुकसान हो चुका है, फलस्तीनी पहले ही इतनी ज्यादा अपनी जानें दे चुके हैं, और अब एक बार फिर इजराइल को यह अलाउ करना ये कोई स्ट्रेटेजिकली भी ठीक नहीं है, मॉरली भी ठीक नहीं है, एथिकली भी ठीक नहीं है, और ना ही ये किसी सूरत कोई अमन जो है वो लेकर आएगा। बहरहाल ये जनाब अब एक नई साजिश जो है सामने आ रही है। तो उधर जो है वो IRGC ने अनाउंस किया है कि जून के बाद से उन्होंने बहुत सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए अमेरिका और इजरायली स्पाई नेटवर्क के खिलाफ, मुसाद के खिलाफ, CIA के खिलाफ। मेजर ऑपरेशंस में उन्होंने स्पाई नेटवर्क्स को जो अमेरिका और इजराइल चला रहे थे उसको डिसमेंटल कर दिया है, और अब उन्होंने स्पाई ऑपरेशन खत्म कर दिए हैं जून के बाद। यानी आप असैसिनेशंस अंदर हुई थी ना, तो बुनियादी चैलेंज ईरान को वही था, आज वो कह रहे हैं हमने कामयाबी के साथ उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। देखेंगे जब जंग होगी तो फिर साबित होगा कि कितना उन्होंने न्यूट्रलाइज जब वो कर सके हैं। लेकिन ये 3 महीने भरपूर एक जंग जो है वो ईरान के अंदर जारी रही है। तो इसी दरमियान जो है फ्रांस ने एक इकदाम उठाते हुए 8 इजरायली कंपनीज को बैन कर दिया है। अगले हफ्ते एक सिक्योरिटी एग्जीबिशन पेरिस में होने जा रहा था, तो फ्रांस ने इनको जो है वो बैन कर दिया है। साउथ एशिया में एक जंग पनप रही है। आप देखें कि साउथ एशिया के जो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं उनके कैपिटल्स के अंदर जब धमाके हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी जो स्टेटमेंट आई है, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। और जो काबुल रजीम है, जाहिर है उनको ये जेब नहीं देता, और ना ही ये उनके इंटरेस्ट में है, ना ही ये नेबरिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट में है, ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। एक लंबी जंग अफगानिस्तान लड़ी है और फिर पीछे भी जंगें हैं, तो उनको चाहिए था कि वो आकर अपनी रियासत की तामीर के ऊपर काम करे, अपने लोगों के लिए काम करे, बजाय कि औरतों को भी घरों में बंद कर दें और दूसरे मुल्कों के ऊपर जब वो दहशतगर्द हमले लॉन्च करें। इससे उनको क्या हासिल हो जाएगा? चाइना वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, लेकिन वो चाइना को भी कैसे ट्रीट कर रहे हैं। चाइना के सबसे बड़े इत्तेहादी पाकिस्तान, जिसने बहुत लंबा अरसा मदद की है, अभी करने के लिए तैयार है, उसके साथ वो क्या सलूक कर रहे हैं। यहां पर आकर सिविलियंस को मारना, हमले करना, ये तो अलाउ नहीं किया जा सकता। तो इधर से काफी सख्त अनाउंसमेंट्स आ रही हैं और मसला हल नहीं हो रहा। जो तुर्की में मुज़ाकरात हुए वो भी कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ये जो धमाके हैं और फिर कैपिटल में धमाका होना, ये खतरनाक साइन है। पाकिस्तान ये अनाउंस कर रहा है कि दे आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल होगी। तो साउथ एशिया में एक जंग जब पनप रही है। अच्छा, एक और खौफनाक चीज ये है कि ग्लोबल हंगर क्राइसिस डीपनिंग अमिड एड कट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये दुनिया जो है ना बड़ी खौफनाक सूरत हाल में जा रही है। आलमी सतह के ऊपर भूख, फलस्तीनी फाके बर्दाश्त कर रहे हैं। सूडान में ये सूरत हाल है, यमन के अंदर ये सूरत हाल है, सोमालिया में ये सूरत हाल है, अफ्रीका के दीगर मुल्कों के अंदर ये सूरत हाल है। तो ग्लोबल हंगर क्राइसिस जो है, और वजह क्या है? वो ग्लोबल इलीट जिसने जंगें छेड़ी हैं। मुझे बताइए ना, अब सीरिया से क्या रिपोर्ट है? सीरिया की रिकंस्ट्रक्शन के लिए $210 बिलियन चाहिए। कौन देगा $210 बिलियन? गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए $70 बिलियन चाहिए। कौन देगा $70 बिलियन? तो अब यूक्रेन को देखिए, इतनी डिस्ट्रक्शन वहां पर हो रही है, उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा कहां से आएगा? तो ग्लोबल एलीट ने जंगें छेड़कर ह्यूमैनिटी को बहुत ही पेन दिया है, और ये पेन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा बल्कि बढ़ रहा है।
सूडान में मुसलसल खौफनाक सूरत हाल है और ग्लोबल हंगर क्राइसिस जब इस वक्त दुनिया फेस कर रही है, खाने को रोटी नहीं है। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बार कहा था कि एक भी जो गन बनती है और एक भी गोली बनती है वो दुनिया में किसी ना किसी से रोटी छीन कर जो है वो बनाई जाती है, क्योंकि वो पैसा वहां लग सकता था जो यहां पर जब लगाया गया। सो ये इस बेरहम दुनिया की हकीकत है। तो बरतानिया ने एक फलस्तीनी ग्रुप को जो है वहां पर बैन किया, लेकिन वो और ज्यादा पॉपुलर हो गया है और आज रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस ने ये वार्न किया कि इसके खिलाफ इकदाम उठाने से लोगों की और ज्यादा सपोर्ट उनको हासिल हो जाएगी। यूके वाज वार्न्ड कि पैलेस्टीनियन एक्शन बैन जो है कुड बूस्ट ग्रुप्स पब्लिक सपोर्ट, तो वो उनको बैकफायर कर गया, उल्टा पड़ गया। बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि चाइना वेनेजुएला की मदद को आ गया है और चाइना ने डायरेक्ट जो मैरीटाइम रूट है वो वेनेजुएला के साथ खोल दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि यहां पर जो भी तिजारत करता है वो अमेरिका से परमिशन और उनकी बंदरगाहें, ठीक है ना, उनकी मर्जी के बगैर इस रीजन में कुछ भी नहीं होता है। तो चाइना ने वेनेजुएला के साथ डायरेक्ट मैरीटाइम रूट जो है वो खोला है एक ऐसे सिनेरियो में जब हमला होने जा रहा है। चाइना एंड वेनेजुएला ओपन न्यू डायरेक्ट ट्रेड रूट, तो इस वक्त वो ट्रेड करेंगे। तो जाहिर है कि भाई वेनेजुएला को सप्लाई कैसे पहुंचानी है। सोचिए ना भाई, वेनेजुएला वियतनाम तो नहीं है कि जमीनी रास्ते से आप पहुंचा देंगे, तो वो तो बिल्कुल दूसरे कोने में है। तो रशिया और चाइना कैसे सप्लाई पहुंचाएंगे। कल को जब हमला होगा तो अमेरिका जो है वो वहां पर नो फ्लाई जोन भी डिक्लेयर कर देगा, ठीक है ना, और फिर ब्लॉकेड भी डिक्लेयर कर देगा। तो चाइना ने कहा हम ट्रेड करने जा रहे हैं, तो ट्रेड तो फिर सिर्फ ट्रेड नहीं होगा ना, और इस वक्त ट्रेड। सो चाइना एंड वेनेजुएला लॉन्च न्यू डायरेक्ट मैरीटाइम रूट बूस्ट साउथ साउथ ट्रेड, यानी वो ग्लोबल साउथ का मेंबर है, ये भी ग्लोबल साउथ। लैंडमार्क स्टेप हुआ है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के हवाले से चाइना और वेनेजुएला ने अनाउंस किया है कि न्यू डायरेक्ट रूट उन्होंने बना लिया है। चाइना को कनेक्ट किया जाएगा कैरेबियन पोर्ट्स के साथ, यानी ये सारा वो मनरो डॉक्ट्राइन जो कि एक इंपीरियल डॉक्ट्राइन है उसके तहत कि यहां पर सिर्फ अमेरिका होगा और कोई यहां पर नहीं आ सकता। तो चाइना वो मुल्क है जो 200 साल के बाद वहां पर गया है और डायरेक्ट रूट उसने खोला है। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और उधर अमेरिका को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है चाइना के सामने। जो ट्रेड वॉर अमेरिका ने लॉन्च किया, अब आप देखें ना, फौरी वो उन्होंने खबरें भी गायब हो गई, ट्रंप ट्रेड वॉर और टैरिफ के बारे में बात भी नहीं कर रहा। क्या हुआ है? क्योंकि चाइना से हार गया। अब आप देखिए जो आज खबर आई है कि अमेरिका ने ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया है जो एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया था अमेरिका ने फॉर 1 ईयर आफ्टर चाइना ट्रेड टॉक्स। 1 साल के लिए वो जो सस्पेंड करना पड़ा है। वाई? क्योंकि चाइना ने अपनी बात मनवाई। ये बहुत बड़ा फेलियर है जो अमेरिका को हुआ है। अब वो इसको लो प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये तिजारती जंग में इतना बड़ा फेलियर हो गया है। एक और काम हुआ है, बरतानिया ने अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग रोक दी है और वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका कैरेबियन में कश्तियों के ऊपर हमला कर रहा है तो बरतानिया ने इंटेलिजेंस शेयरिंग रोक दी है। यूके हार्स इंटेलिजेंस शेयरिंग विद यूएस ओवर कैरेबियन ड्रग शिप स्ट्राइक्स। UK halts intelligence sharing with US over deadly Caribbean boat strikes. Very very interesting. बरतानिया ने इस बात पर इंटेलिजेंस शेयरिंग रोक दिया अमेरिका से कि अमेरिका ने जो वहां पर कश्तियों पर हमले किए। भैया अजीब बात है कि बरतानिया ने ऐसा स्टेप लिया है। स्पेस वॉर उसमें भी इजाफा होने जा रहा है। अच्छा, ये जब भी जंग होगी ना तो एक जंग जमीन पर लड़ी जा रही होगी, एक जंग जब वो स्पेस में लड़ी जा रही होगी। और अगर ये ताकतें आपस में बरह रास्त लड़ती हैं तो दुनिया कई 100 साल पीछे चली जाएगी। ये जो आपकी कम्युनिकेशन है, ये जो आपकी तरक्की है, ये सारी रिवर्स हो सकती है, क्योंकि ये जो सारी कम्युनिकेशन है ये सारी सैटेलाइट्स के साथ और स्पेस में तरक्की के साथ लिंक है। तो वो जो सारा स्पेस सैटेलाइट्स हैं और स्पेस में जो सारी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए ये सारी कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन और वो सारे सिग्नल्स और जहाज फ्लाई कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो स्पेस की हेल्प ना हो तो नहीं हो सकता। तो वो सारे डिस्ट्रॉय कर जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर हमला होगा ना तो एक दूसरे के सैटेलाइट जब तबाह किए जाएंगे। मिसाल के तौर पे अमेरिका न्यू एंटी सैटेलाइट्स वेपन जब वो लॉन्च करने जा रहा है जिसके जरिए वो चाइना और रशिया के जो सैटेलाइट्स हैं वो उनको डिसेबल कर सकता है। अ डिसाइसिव एज इन द ग्रोइंग स्पेस रेस विद बीजिंग एंड मॉस्को। तो दोनों ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करते रहते हैं कि कैसे दूसरे के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो एक जंग यहां पर लड़ी जा रही होगी, एक जंग स्पेस में लड़ी जा रही होगी। तो मौजूदा कोई भी ऐसी जंग का मतलब यह होगा कि ओवरऑल जो तरक्की है ये कई 100 साल दुनिया जो वो बहुत पीछे चली जाएगी। सो अमेरिका ने नेटो और बाकी इत्तेहादियों और टर्की को कहा है कि वो रशिया से ऑयल लेना बंद करें। यूएस अर्ज नेटो एलाइज एंड टर्की टू हाल्ट रशियन एनर्जी इंपोर्ट्स। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब चूंकि ट्रंप ने सपोर्ट रोक दी यूक्रेन की, तो ट्रंप को यह खतरा हुआ कि ये सारा मुद्दा मेरे पर आएगा कि मैं पीछे हट गया। तो उसने अब ये मंत्रा शुरू कर दिया है कि ये जो जंग
हम हार रहे हैं, इसकी वजह यह है कि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी यह है कि यूरोप और फलाने ये रशिया से ऑयल लेना बंद करें। और ये देखें, ये पॉसिबल नहीं। अभी हंगरी को फिर क्यों एग्जाम्प्ट किया है? तो वजह यह है कि भाई रशिया है, उसकी एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं, वो पूरी ग्लोबल मार्केट जब वो हिलकर रह जाएगी। तो यानी उधर से अमेरिका ये भी कह रहा है कि हमसे खरीदो, और उधर से मलबा भी उन पर डाल रहा है कि ये जो तुम यूक्रेन से नहीं जीत पा रहे उसकी वजह भी तुम हो। तो ये बड़ी यानी यूरोप के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और टर्की जो क्या रोकेगा? नहीं, टर्की जो है वो जारी रखेगा। और टर्की तो अब चाइना के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहा है। यूरोपियन यूनियन मूव्स टू बिल्ड अ न्यू इंटेलिजेंस यूनिट एस्पायर नेटवर्क अंडर लेन लीडरशिप। जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है, उनके सुपरविजन के अंदर, उनकी लीडरशिप के अंदर जो है एक नया इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन जो नेटवर्क है वो बनाया जाएगा, ताकि यूरोपीय यूनियन के जो आपस में कोऑर्डिनेशन है और इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो की जा सके। और चूंकि अमेरिका जो है वो अब उस तरह से इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं कर रहा, और अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट भी उनका हिल गया है, तो वो कर रहे हैं। जैसे फ्रांस जो है वो स्टारलिंक के मुकाबले में इंटरनेट और ये सारा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। यूरोप जो है वो फौरी वो तमाम कैपेबिलिटीज हासिल नहीं कर सकता जो अमेरिका की हैं, इसलिए वो कभी टर्की से बात कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो अभी फैसला तो दिसंबर में होगा, और फिर अल्टीमेटली मार्च में, कि क्या वो पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि पैसे खत्म हो रहे हैं यूक्रेन के पास, तो पैसे वो कहां से देंगे? अब आप देखिए, जो नॉर्ड स्ट्रीम थी, जो रशिया से जर्मनी आती थी, उसकी डिस्ट्रक्शन से जर्मनी को जीडीपी का 2 से 3% जीडीपी, ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है जर्मनी की, 2 से 3% ऑफ जीडीपी का लॉस हुआ। 3 लाख जर्मन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स अब उनकी जाया खत्म हो गई, ये उनका लॉस हुआ है। और किया किसने? यूक्रेन ने, जिसकी जमीन सबसे ज्यादा बढ़कर जब मदद कर रहा है। एक और फड्डा पड़ा हुआ है यूरोपीय यूनियन। देखिए, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, बातें वो कर रहे हैं, पैसे नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने एक फंड क्रिएट किया है कि जिससे डिफेंस पावर को बढ़ाया जाए। 150 बिलियन यूरोस का ये फंड है, जिससे सबको पैसे दिए जाएंगे। तो उस फंड में, चूंकि यूके तो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, तो यूरोपीय यूनियन ने यूके से कहा है कि अगर आप इस फंड में शामिल होना चाहते हैं तो हमें 6.7 बिलियन यूरोस दिए जाएं एज अ फी टू ज्वाइन। यूके ने इनकार कर दिया, वो कह रहे हैं हम इतने पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, और हम बिल्कुल ये पैसे नहीं देंगे। तो यूके ने इनकार कर दिया। ये वहां पर ओवरऑल जब सूरत हाल है। अच्छा, चाइना के खिलाफ भी वो हैं, बहुत सारा कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन चाइना जब उनको ऑफर भी कर रहा है, चाइना ने कनाडा को ऑफर किया है कि हेल्दी और स्टेबल और सस्टेनेबल रिलेशन जब आगे बढ़ने चाहिए। चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है। नॉर्वे जो है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो ये काफी कम्प्लेक्स सूरत हाल है। और मुद्दा यह है कि एक वीक वेस्ट का मतलब यह होगा वीक इजराइल। अगर वेस्ट का डिक्लाइन है तो इजराइल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और वेस्ट का डिक्लाइन हमारे सामने है। अमेरिका और यूरोप अपने अपने रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। यूरोप अपना सोच रहा है, अमेरिका अपना सोच रहा है, और यूरोपियन इकोनॉमीज कितनी तेजी के साथ डैमेज हो रही हैं वो आपके सामने है। तो देखिए, एक नया ऑर्डर जब तक इस्टेब्लिश नहीं हो जाता तो तब तक बहुत सारी जंगें हैं, और ये जो जंगें इस वक्त यूरोप ने छेड़ी हैं उनको सूट नहीं कर रही हैं, बल्कि उनकी लीडरशिप जो है वो बहुत तेजी के साथ अनपॉपुलर हो रही है। फार राइट बढ़ रहा है, और वेस्टर्न पब्लिक जो है वो किसी सूरत इजराइल को फंड करने के लिए तैयार नहीं है। ये वो चीजें हैं, इन अ लॉन्ग टर्म इजराइल का सर्वाइवल जो है वो नामुमकिन है इजराइल का सर्वाइवल। तो बहरहाल एक बहुत ही मजबूत कॉलोनी जिसको वेस्ट ने पैसा दिया, टेक्नोलॉजी दी, ठीक है ना, बहुत ही मजबूत कॉलोनी, बहुत ही ब्रूटल कॉलोनी। और इसीलिए इसका जो कोलैप्स है और उसका जो फॉल है, उसके बहुत अच्छे नताज और असरात रीजन पर भी आएंगे, ओआईसी वर्ल्ड पर भी आएंगे, और ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छे नताज आएंगे, क्योंकि एक इवल एंटिटी से दुनिया को छुटकारा हासिल होगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, काफी खौफनाक मराहल जब वो अभी आगे इंतजार कर रहे हैं। ये इस वक्त की सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, अपनी राय जरूर करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।